इस चीज़ का भी सामना करना पड़ा। जब पहली बार मुंबई गया था 3 महीने में लौट के आ गया था। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। रोज़ समुद्र किनारे बैठ के ढलते हुए सूरज को देखते हुए रोता था, अपने पहाड़ की याद आती थी। तो कुछ अपने ही साथ के जो लोग थे मजाक उड़ाते थे, अरे तुम तो मुंबई गए थे, क्या हुआ? हाँ अच्छा वापस आ गए, ओहो अब मत जाना। मैं माफ़ कर दिया ठाकुर साहब, मैं तो माफ़ कर दिया। मैं आज बटी के ठाकुर का हाथ नहीं काट लूँ, सीधा मुंड काट लूँ। अपनी भाषा में जो एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास बन चुकी है, शोले, उसके डायलॉग बोलना गब्बर सिंह के, वो भी गढ़वाली भाषा में, वो अलग ही होता है। और जौनसार में हम लोग शूट कर रहे थे, कोटी गांव में, और हालांकि वहाँ पे 1-2 बार पिटने से भी बचा, क्योंकि गढ़वाली के कुछ शब्द ऐसे भी थे जो वहाँ के लिए गाली थे। फिल्में बन रही है उस स्तर की, मतलब, या सब्सिडी के लिए बन रही है, क्या मानते अरे मेरा तो मानना है सब्सिडी के लिए ही बन रही है। पहाड़ में कौन देख रहा है सिनेमा, मुझे बताओ। अब ये पिक्चर आप बना के मॉल ऑफ देहरादून में लगा रहे हो, पैसिफिक मॉल में लगा रहे हो, वहाँ कौन पहाड़ी, कहते हैं ना बिल्ली जब दूध पीती आंख बंद कर देती है, वो सोचती मुझे कोई नहीं देख रहा। तो वो हाल इस समय यहाँ पर हो रखा है। मैं यहाँ थिएटर में करता था, मेरे शोज में इतनी तालियां बजती थी। नुक्कड़ नाटक में जब मैं कॉमेडी करता था लोग हंसते थे, तो मुझे भी गलतफहमी हो गई थी कि मैं बहुत बड़ा तुरम खां हो गया हूँ। वहाँ जाके देखा वो मेरे भी गुरु थे, मतलब मुंह खुला का खुला रह गया था। एक प्ले देखा था सक्कू भाई, मैंने एकल अभिनय, 1 घंटे तक एक अभिनेत्री ने पूरा समा बांध के रखा। तो कई बार कोई मुझे बोल देता था, जैसे इंटर्न होते हैं वहाँ पे जो कास्टिंग के, नॉट फिट, दरवाजे से अंदर तो आने दो यार, कास्टिंग वाले को देखने तो दो, अभी नहीं तो कभी तो बुलाएगा मुझे। मैं प्रोडक्ट क्या हूँ मुझे बताने तो दो, एक इंट्रो तो लो, वहीं से बाहर से नॉट फिट। और अभी अचानक से आपकी पोस्ट आती है कि एक समय था जब मतलब लगातार काम था, 20 साल से ज़्यादा का अनुभव, काम करना, अभिमान कुछ ज़्यादा हो गया था और भगवान भोले के कृपा से जो है शून्य हो गया। गट्टू में इतने थप्पड़ खाए, मजे की बात थी, गट्टू में थप्पड़ ज्यादा इसलिए खाए कि लड़कियों से ज्यादा थप्पड़ खा रहा हूँ उसमें। थप्पड़ तो मार देना, लेकिन उसके बाद जैसे अब लड़कियों को एक थप्पड़ जैसे मना था, अरे ओह सॉरी अब उस चक्कर में क्या है कि वो सिंह खड़ा हो जाता था। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अगर हम संस्कृति विभाग या सूचना विभाग की बात करें, जहाँ कलाकारों का रजिस्ट्रेशन है, मानदेय सही है क्या, या फिर काम इतना मिल पाता है क्या? कुछ नहीं मानदेय क्या है। अब उसको अगर आप बैठ के अगर कैलकुलेशन लगाओ ना, तो एक कलाकार से ज्यादा घंटा घर में खड़ा मजदूर पैसा कमाता है। अरे मैं वो बात मैं जाके अपना काम करा करा, मैं वो काम के बाद के बारे में थोड़ी ना छो बोल लूं। मैं तो अपने बियो के बारे में छो बोल लूं। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में आज हम आपकी भेंट कराने जा रहे हैं, वार्ता कराने जा रहे हैं गढ़वाली शोले में जिन्होंने गब्बर का किरदार निभाया था, हंत्या फिल्म में बहुत अच्छा रोल निभाया था, घपरोल फिल्म जो उन्होंने की थी उसको अभी यूका अवार्ड में भी वो चयनित हुई है। साथ ही उन्होंने पंपापुर की रामलीला हो या फिर तेनाली रामा सीरियल हो, मतलब बॉलीवुड से लेके उत्तराखंड तक उनका एक जलवा था। एक समय में लगातार उनके पास काम था, फिल्में हो, धारावाहिक हो, सभी कुछ वो करते आ रहे थे। और अभी आज उन्हें बुलाने का खास उद्देश्य भी यह है कि 1-1.5 साल से उनका गैप था, इस फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक पोस्ट भी डाली कि मतलब ये कहना बहुत ही, हम तो कहेंगे बहुत ही अपने अंदर इंसान को गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए, कि उन्होंने पोस्ट डाली कि बहुत अच्छा काम चल रहा था एक समय में, लेकिन बहुत ज़्यादा अभिमान मेरे अंदर आ गया था, तो जो है भोले बाबा ने शून्य कर दिया। अब भोले बाबा की कृपा से फिर से एक शून्य से नई शुरुआत की जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम है दीपक बंगवाल जी, जो कि एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, डायरेक्शन के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में खास करके बहुत अच्छा काम ये करते आए हैं। तो दीपक बंगवाल जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी भेंट वार्ता सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो दीपक जी, आएंगे आपकी आगे की बातचीत में। पहले तो हम आपके शुरुआती करियर में ही आते हैं कि आपकी कहाँ पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा, कैसे इस क्षेत्र में आपने एंट्री की थी? जी, शिक्षा मेरी देहरादून में ही हुई है और डीएवी पब्लिक स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है 11th तक। और 11th के बाद अब मैं थोड़ा पापा ने एक रेस्टोरेंट खोला था मिलने, तो उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया। सामान लगा, पढ़ाई में इतना तेज था नहीं और लगता भी नहीं था कि मेरे लगता था पैसे ही वेस्ट हो रहे हैं फीस दे के। तो पापा भी समझ गए थे कि बेटे के लक्षण नहीं है पढ़ने के। उन्होंने कहा बेटा तुम बिजनेस करो, तो बिजनेस में बैठ गया था। लेकिन वहाँ भी बेचैनी सी रहती थी, एक समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। मुझे तो वहाँ बैठ के लगता था ये मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मैं थोड़ी ना ढाबा या होटल चलाना है। अच्छा। तो बड़ा बेचैन रहता था। और लेकिन ये था कि हर जगह हर फंक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करता था। कोई भी कहीं भी फंक्शन होता है, कहीं कंपटीशन हो, कुछ हो, मैं पार्टिसिपेट करता था। और किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह वहाँ डांस करना, किसी की नकल करना। तो वहाँ पे एक आंटी जी मिली थी हमारे, काफ़ी पुरानी परिचित थी। तो उन्होंने कहा तुम इतना टैलेंटेड हो, तुमको तो ये इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, थिएटर करना चाहिए। तो मिल रहे तो थिएटर एक नया शब्द है ना, थिएटर क्या होता होगा। तो फिर उन्होंने हमारे गुरुजी हैं एस के मोंटी, गुजर गए वो,
तो उनसे परिचय करवाया। तब उनके साथ मैं जब मिला तो उन्होंने फिर मुझे थिएटर के बारे में बताया, सिखाया। फिर वहीं से मेरी एक शुरुआत हुई कि फिर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से किया, फिर स्टेज के परफॉर्मेंस किए। फिर एक बार जब नाटक का जब चस्का लगा फिर तो फिर मुड़ के नहीं देखा फिर, अच्छा, वही करते तो रहे। आपकी पहली गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? या आपकी शुरुआत मुंबई से रही या उत्तराखंड से रही, कैसे रही? नहीं, मुंबई तो नहीं। ये नाटक मेरे उस समय धड़ाधड़ एक के बाद एक चलते थे। उस समय एक ऐसा समय था कि काफ़ी नाट्य दल हुआ करते थे देहरादून के अंदर, और एक होड़ सी लगी थी नाटक की। मतलब एक ने किया तो फिर दूसरा भी करेगा, और एक अच्छा माहौल था, मज़ा भी आता था। तो हम गुरुजी के साथ भी करते थे। फिर धीरे-धीरे देहरादून के और थिएटर ग्रुप हैं, उनके साथ जुड़ने लगे। तो युगांतर ग्रुप में मिस्टर रमेश डोबराल जी के साथ मैं नाटक कर रहा था, कबीरा खड़ा बाज़ार में, भीष्म साहनी जी का लिखा हुआ। तो काफ़ी अच्छा नाटक था। तो एक दिन वो नाटक चल रहा था, तो नाटक के खत्म के होने के बाद ऐसा ऑडियंस मिलने आती है, तब ये जोशी जी, अनु जोशी जी और उनके साथ कुछ साथी थे, लोग थे, तो उनको बड़ा पसंद आया मेरा किरदार। छोटा सा किरदार था लेकिन एनर्जेटिक था। तो उन्होंने बोला कि भैया कैमरे में काम करोगे? मैंने कहा कैमरे में यार, मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा अगले दिन आप ना उस जगह पे मिलना हो। एक जगह बुलाया उन्होंने मुझे, वहाँ चाय पी रहे थे बैठ के। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आपको एक कैरेक्टर दे रहे हैं, और गब्बर सिंह का कैरेक्टर, हम शोले का रीमेक बना रहे हैं। हम्म। तो मुझे तभी भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा सब मिलकर पागल तो नहीं बना रहे मेरा? अच्छा, शोले का रीमेक नहीं पता, लेकिन पागल तो नहीं बना रहे हैं, हाँ बना वही। क्या रहे हैं? हाँ मैंने गब्बर सिंह कहाँ, अमजद खान इतने लीजेंड एक्टर, हाँ। हट्टे कट्टे, मोटे, बिल्कुल लंबे, मैं कहाँ से फिट होता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आई बात। उन्होंने कहा ठीक है, अब 2-4 दिन बाद आप तैयार रहना, आप शूटिंग में चलेंगे। ठीक है। फिर उसी दौरान मैंने कुछ हमारे और मित्र थे, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया। जसपाल जी, जो जसपाल थे, राणा हाँ, जी। उन्होंने उसमें गाने गाए हैं, कालिया का किरदार किया है। तो चले गए जी। तभी भी मतलब एक्साइटमेंट अंदर से नहीं थी कि नहीं कुछ होने वाला है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, क्या पता गब्बर बोल रहे हो, वहाँ कैमरे में कोई छोटा मोटा रोल दे दें, क्या कर दें। क्योंकि एक समय था जब हम गढ़वाली एल्बम चल आती थी ना टीवी पे, तो बड़ा मन करता था कि यार हमें भी इसमें काम मिले। लेकिन क्या था कि वो कदकाठी इस तरह से नहीं थी कि कहीं पे कोई हीरो के रोल में मिल जाए, या पीछे भीड़ में भी खड़े हो जाएं कहीं पे नाचने में, कोरस में, तो वहां तक भी चांस अगर मिल जाए तो मतलब बहुत मन था अंदर से, और कई बार हमने चक्कर भी काटे। लेकिन यहाँ पे अचानक एकदम फिल्म मिल गई, हमने चलो ठीक है यार कहीं तो दिखेंगे। तो वहाँ जब शूटिंग हुई और जब गेटअप दिया गया और डायलॉग दिया गया, तब समझ में आया कि नहीं वाकई में गब्बर सिंह का ही किरदार है। अच्छा, कैसा लगा आप? नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। क्योंकि देखो अपनी भाषा में वो एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास बन चुकी है, शोले, उसके डायलॉग बोलना गब्बर सिंह के, वो भी गढ़वाली भाषा में, वो अलग ही होता है। और जौनसार में हम लोग शूट कर रहे थे, कोटी गांव में। और हालांकि वहाँ पे 1-2 बार पिटने से भी बचा, क्योंकि गढ़वाली के कुछ शब्द ऐसे भी थे जो वहाँ के लिए गाली थे। तो वहाँ के लोगों ने घेर लिया कि भैया आप गाली मत दो। मैंने कहा मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ कि आप बार बार डायलॉग में गाली दे रहे हो। तो बाद में समझ में आया वो जो हमारे यहाँ पहाड़ में इस गढ़वाली में जो बोलते हैं, इनके उधर वो गाली है। है। तो वो भी बड़ा कॉमेडी किस्से हुए वहाँ पे, लेकिन बहुत मजा आया। 4-5 दिन हमने शूटिंग करी और युद्ध स्तर पे काम किया। 18-19 घंटे शूटिंग करी, और उस समय पहली बार पता चला लाइट क्या होता है भैया, कैमरा क्या होता है, ये सब चीजें सीखी। और जोशी जी तो पहले से ही बालाजी में, पहले मुंबई में हाँ, करते थे, सीरियल करते थे। तो उनके साथ रह के हमें ये कि शुरुआत हमारी अच्छी हुई, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ हुई, कि हमें समझ में आया कि भाई कैमरा कैसा फेस करना है और कितना रखना है एनर्जी लेवल, क्योंकि थिएटर और कैमरे में जमीन आसमान का फर्क है काम में। कितने दिन लगे थे आपको इसके गढ़वाली शोले के डायलॉग याद करने में? कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो देखो फिल्म ऐसी थी कि बचपन क्या होता ना, पहले हिंदी फिल्मों की कैसेटें भी आती थी डायलॉग्स की, तो शोले की मैंने इत्तेफाक से बहुत सुनी हुई थी घर पे। तो वो डायलॉग बिल्कुल कंठस्थ थे एकदम। बस यही था कि उसे गढ़वाली में बोलना था। और दिक्कत ये थी कि मैं कीर्तनगर ब्लॉक से, टिहरी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी जो लैंग्वेज है और जो स्क्रिप्ट में लैंग्वेज थी उसमें बहुत फ़र्क था। क्योंकि हमारी फिल्मों में ज़्यादातर भाषा जो है पहाड़ी की ही इस्तेमाल की जाती है, जो लिटरेचर में जो माना जाता है। तो वो मेरे लिए थोड़ा नया था, और मैं बीच बीच में गड़बड़ कर रहा था, डांट पड़ती थी थोड़ा बहुत कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलो। लेकिन ये कि हो गया, मतलब अच्छा काम हुआ उसमें। तो अब गढ़वाली शोले की बात आई है, तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि गब्बर जो हमारे यहाँ बैठे हैं, ये कुछ डायलॉग भी सुना दे इस फिल्म के। हाँ, उसमें एक डायलॉग है जो मुझे खुद हंसी आ गई थी बोलते बोलते, तो वो हमने चेंज किया था। वो असल में हिंदी फिल्म में नहीं था। तो उसमें था कि जब वो ठाकुर गब्बर को बोलता है ना कि बोल अब क्या करा जाए तेरे साथ, जब लास्ट क्लाइमेक्स होता है, तो गब्बर माफ़ी मांग रहा होता है, जान की भीख मांग रहा होता है। तो उसमें जान में भी तो मांग रहा है, लेकिन उसमें ह्यूमर भी है कि बोलता है मिथे माफ़ कर दे ठाकुर साहब, मिथे माफ़ कर दिया, मैं आज बटी के ठाकुर का हाथ नहीं काट लूँ। उसमें ठाकुर खुश रहता, हाँ सीधा मुंड काट लूँ। तो उसमें तो पूरी यूनिट हंसने लग गई थी, और खुद ही मजा आया था। डायलॉग बोल दिया उसका, खुद हंसने लग गए थे पेट पकड़ के, यार ये क्या ह्यूमर है इसमें कि आज के बाद ठाकुर का हाथ नहीं काटूंगा, गर्दन ही काटूंगा सीधा। तो ये था, अच्छा लगा उसमें काम करके। उसके बाद आपकी कौन कौन सी फिल्में आई? फिर तो जोशी जी के साथ तो झड़ी लग गई थी फिल्मों की, कि फिर तो उठना बैठना रोज का ही हो गया था उनके साथ। इत्तेफाक से मेरे होटल में भी
काफ़ी रंगकर्मी और सिनेमा जगत के लोग आते थे और मैं भी उनके ऑफिस जाता था, तो आइडियाज़ आते थे, बेटा अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। फिर गट्टू और कलयुगी देवता करने लगे। वो कलयुगी देवता नाम से थी, लेकिन उसमें गट्टू अब इन्वॉल्व हो गया, तो गट्टू और कलयुगी देवता हो गई। तो और फोकस, गट्टू आप ही थे। हाँ, गट्टू मैं ही था। हाँ तो वो भी काफ़ी अच्छी चली, हंत्या करी हाँ है, अब तो खुलली रात, ऐसी मतलब एक के बाद एक खूब सारी फिल्म, गुंदड़ू, एक के बाद फिल्म आने लगी, क्योंकि वो एक चेंज लाना चाह रहे थे उस समय जोशी जी। जी। उन्होंने सीडी फिल्म के माध्यम से, क्योंकि इतना बजट नहीं होता था कि एक सेलुलाइट में कोई फिल्म बनाई जाए 35 mm में या किसी चीज़ में, तो छोटे छोटे कैमरों से हिम्मत आ गई थी कि चलो यार ज़्यादा खर्चा नहीं है, कुछ ही लाखों में फिल्म बन जाएगी और मार्केट में सीडी वितरित करेंगे तो कुछ तो आएगा, मतलब हिम्मत आई थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि फिर पायरेसी ने देखो, जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है, काफी नुकसान पहुंचा। बहुत नुकसान करने लगे थे, तो उसमें काफ़ी लॉस भी हुआ। हम्म, फिर कुछ गैप आया, फिर धीरे धीरे फिर फिर से अभी सिनेमा का समय शुरू हो चुका है, जब से गवर्नमेंट ने थोड़ा अप्रिशिएट किया है, सब्सिडी देना शुरू किया है। तो सब्सिडी जो दी जा रही है कैसा मानते हो आप? सही है? नहीं, अच्छी बात है, सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन फिल्में बन रही है उस स्तर की, मतलब, या सब्सिडी के लिए बन रही है, क्या मानते हो? मेरा तो मानना है सब्सिडी के लिए ही बन रही है। अच्छा। अब किसी को शायद माफ़ी मांगता हूँ जिसको बुरा लग जाए, ये सब्सिडी के लिए ही फिल्म बन रही है। फिल्म बनाने का क्या मकसद होता है कि आप फिल्म किसके लिए बना रहे हैं, हाँ हाँ, हमारी जो असली ऑडियंस है उनके लिए बना रहे और हैं। असली ऑडियंस हमारे पहाड़ में रहती जी है। तो बिल्कुल। पहाड़ में कौन देख रहा है सिनेमा, मुझे बताओ। हम्म, पहले तो चलो सीडी का था, तो सीडी कम से कम पहाड़ तो बहुत पहुंचती ज्यादा थी। थी। अब ये पिक्चर आप बना के मॉल ऑफ देहरादून में लगा रहे हो, पैसिफिक मॉल में लगा रहे हो, वहाँ कौन पहाड़ी, देहरादून के जो हैं वो तो आएंगे ना, मेरे श्रीनगर गढ़वाल के, मेरे चमोली के, मेरे उत्तरकाशी के लोग कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो फिल्म बना रहे हैं हम पहाड़ियों के लिए, बना रहे हैं पहाड़ी संस्कृति बचाने के लिए, और पिक्चर लग रही है यहाँ पे। तो इसमें ये नहीं कहता कि इसमें किसी का दोष है, सरकार का तो नहीं, सरकार तो अपने स्तर में काम कर रही है। अब सरकार थोड़ी ना प्रोजेक्टर लेके गांव गांव जाएगी फिल्म दिखाने, पर आप ये कर सकते हैं कि जितनी आप दिमाग, सब्सिडी कैसे मिले, कैसा बजटिंग हो, लगा रहे हो उतना उसमें दिमाग लगा रहे हो, हाँ। तो थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा लो कि भैया अगर हम सिनेमा बना रहे हैं तो कुछ ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे गांव गांव तक फिल्में जाएं। हम गांव वालों को ना बुलाएं, वो गांव वालों का वैसे ही जीवन इतना कठिन होता हाँ, वो है, नहीं पहाड़ी लोगों का, रोज बिल्कुल। कुआं खोदना, रोज पानी पीना, जान खतरे में डाल के दिन भर जंगलों में महिलाएं घास काटने जाती हैं, कितनी मर जाती हैं, गिर के खाई सही में बात कोई है। बाघ मार देता है। तो हम, वो अपने वैसी स्ट्रगल में है, तो हम अगर उनके स्ट्रगल को कम कर सकते हैं इंटरटेनमेंट के जरिए, तो हम उनके गांव तक क्यों नहीं जा सकते। जैसे कोई कौथिक लगता है वहां पे फिल्म लगा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत इजी है, पीपीपी मूड में कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलके अगर गवर्नमेंट 100 सीटर या 70 सीटर छोटे छोटे सिनेमा हॉल बना दें, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक साल में 20-20 फिल्में बना के दे देंगे, एटलीस्ट हिंदी फिल्में भी तो बनी रही है ना सही बात है। भाई। जब गढ़वाली नहीं चलेगी तब हिंदी चलेगी। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आईपीएल आता है, आईपीएल मैच दिखा सकते हो, भाई पहाड़ी लोग मैच देखना बहुत पसंद करते हैं, तो वो गवर्नमेंट को कहीं उसमें लॉस नहीं होगा, और उससे क्या होगा कि रोजगार भी उपलब्ध होगा स्थानीय लोकल लोगों आदमी के लिए। तो इस स्तर पे मुझे लगता है कि काम होना चाहिए। ये सब्सिडी मिलने से कुछ नहीं होता। सब्सिडी मैं बताऊं ना, एक तरह से ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। कहते हैं ना, बिल्ली जब दूध पीती है आंख बंद कर देती है, वो सोचती है मुझे कोई नहीं देख रहा। तो वो हाल इस समय यहाँ पर हो रखा है कि अब एक प्रोड्यूसर बेचारा, उसको बता दिया जाता है कि सब्सिडी आ रही है, आपके पैसे आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सब्सिडी से उस प्रोड्यूसर के पैसे वापस आ रहे होंगे? 50 लाख में अगर पिक्चर बन रही है, उसका 50% आपको सब्सिडी मिलेगा। 50 भी पूरा नहीं होता, कुछ उसमें भी नॉर्म्स होते हैं, कुछ कम ज़्यादा भी हो जाता है। मान लीजिए 50 लाख का 50% के हिसाब से अगर 25 लाख है, 25 लाख वापस अगर प्रोड्यूसर का आ रहे हैं, 25 लाख कहाँ से वापस आएंगे? क्या आपको लगता है 4 हॉल में लगा के लोग देख रहे हैं उतना तो नहीं वो हो पाता उसकी रिकवरी? बिल्कुल। तो प्रोड्यूसर का भी बेवकूफ़ बनाना, खुद का भी बेवकूफ़ बनाना, जी। और राज्य का भी बेवकूफ़ बनाना। अच्छा, आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, कुछ फिल्में भी की हैं, इतना फेमस तेनालीरामा सीरियल भी किया है, कैसा अनुभव रहा? किस किस सीरियल और किस किस फिल्म में आपने काम किया है, आप खुद भी बता दीजिए प्लीज। देखिए, आसान नहीं रहा मुंबई में जाके। जी। वैसे तो इस चीज़ का भी सामना करना पड़ा। जब पहली बार मुंबई गया था, 3 महीने में लौट के आ गया था। अच्छा। मुझे कोई गॉडफादर नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। 3 महीना रहा, पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। रोज समुद्र किनारे बैठ के ढलते हुए सूरज को देखते हुए रोता था, अपने पहाड़ की याद आती थी। तो 3 महीने में जब वापसी हुई, तो कुछ अपने ही साथ के जो लोग थे मजाक उड़ाते थे, अरे यार तुम तो मुंबई गए थे, क्या हुआ? अच्छा। हाँ, अच्छा वापस आ गए, ओहो अब मत जाना। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, तो मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया। अच्छा। मैंने इसको एक तरह से अपने लिए आँख की तरह
इस्तेमाल किया कि नहीं अब तो दिखाना है करके। और किसी को क्या दिखाना है, मुझे खुद भी अपने आप को दिखाना था, सही बात। साबित करना था। तो 2008 में पहली बार गया था, लेकिन उस समय कुछ हुआ नहीं। तो 2011 में दोबारा गया। तो मेरे एक फ्रेंड है, मेरे क्लासमेट था, विस्लिंग वुड में वो डायरेक्शन का कोर्स कर रहा था, सुभाष घई का जो इंस्टीट्यूट है फिल्म सिटी में। जी। तो उसमें डायरेक्शन कर चुका था और उसकी पहली फिल्म बनाने के प्लान में था। हम्म। तो उसी सिलसिले में मैं उसके पास रहा 2-3 महीने और काफ़ी तैयारियां हुई। बदकिस्मती से वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन उस दौरान मुझे पता चला भी फिल्म सिटी क्या चीज़ है, स्टूडियो क्या होता है। तो वहाँ उन लोगों के साथ रह के मैंने देखे। फिर वापसी आ गया, जब फिल्म नहीं बनी फिर दोबारा गया। तो बहुत सड़कें जो है ना, गलियां देखी पैदल पैदल, अच्छा। 6-6 किलोमीटर, 5-5 पैसे बचाने के लिए कि भैया ऑटो में जाऊंगा तो पैसे खर्च होंगे, क्योंकि घर से भी कितना मांग लेगा। हम मिडिल क्लास लोग हैं तो इतना नहीं हो पाता। जी। और कई एक टाइम खाते थे, कई बार एक वड़ा पाव उसी में पूरा दिन काटना। तो आसान नहीं है मुंबई में। और मुंबई में क्या, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए आपको लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ता है, आपको साबित करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हर राज्य से क्रीम आती है निकल के, सही बात है ना। हम तो बड़े उस यहाँ से निकल जाते हैं ट्रेन में बैठ के, माता पिता के पैर छू के, अब तो मुंबई बस जीत लेंगे। वहाँ जाके पता लगता है वहाँ गुरुजी पहले बैठे हैं एक से एक, सही बात है ना। तो वहाँ पे असली हैसियत का पता चल जाता है कलाकार को। जिसके अंदर टैलेंट है वो सरवाइव कर लेगा, जिसके अंदर टैलेंट नहीं होगा वो अपने अंदर सुधार लाएगा, वो और सीखेगा। और उसे ये पता लग जाता है कि मैं भी कुछ नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे भी ऐसी हुआ, क्योंकि मैं यहाँ थिएटर में करता था, मेरे शोज में इतनी तालियां बजती थी। नुक्कड़ नाटक में जब मैं कॉमेडी करता था लोग हंसते थे, तो मुझे भी गलतफहमी हो गई थी कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खां हो गया हूँ। वहां जाके देखा वो मेरे भी गुरु थे। जब पृथ्वी थिएटर में प्ले जाके देखे, सीट नहीं मिल रही थी, सीढ़ियों में बैठ के मैंने प्ले देखा है। वहां जाके स्तर देखा है, जो प्ले का स्तर होता है। मतलब मुंह खुला का खुला रह गया था। एक प्ले देखा था सक्कू बाई मैंने, एकल अभिनय, 1 घंटे तक एक अभिनेत्री ने पूरा समा बांध के रखा अच्छा। और रुला दिया लास्ट में। तो मतलब थोड़ी देर के लिए प्ले खत्म होने के बाद मैं यूं ही सोचता रह गया कि मैं हूँ कहाँ, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं, मुझे सीखना है। आंखें खुली। आंखें खुली तब धीरे फिर धीरे। फिल्में कैसे मिली और ये फिल्में क्या, सबसे पहले तो मुझे एडवर्टाइजमेंट ही मिला, अच्छा। क्योंकि ऐसा हो गया था कि एक दिन ऐसा सोच लिया था कि अब तो यार वापस जाऊंगा, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही मैंने, चलो लास्ट में जैसे आराम नगर है वहाँ मुंबई में, वर्सोवा के पास, वहाँ पे स्टूडियो में खाक छान रहा था मैं। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत आ जाती थी वहाँ, चिड़चिड़ापन आ, लड़ाई भी हो जाती थी। तो कई बार कोई मुझे बोल देता था, जैसे इंटर्न होते हैं वहाँ पे जो कास्टिंग के, नॉट फिट, दरवाजे से ही, अच्छा। अरे अंदर तो आने दो यार, कास्टिंग वाले को देखने तो दो, अभी नहीं तो कभी तो बुलाएगा। मुझे, मैं प्रोडक्ट क्या हूँ, मुझे बताने तो दो, एक इंट्रो तो लो, वहीं से बाहर से नॉट फिट। ऐसे ही करते थे। एक दिन मैं बोल दिया, मैंने नॉट फिट क्या है भाई, क्या होता है नॉट फिट, कितनी एज है तुम्हारी, तुम्हें पता है कितना काम करके आ रहे हैं, हम दिन भर भूखे रहते हैं, कितना किलोमीटर चल के आ रहे हैं, दरवाजे से धक्का देके वापस कर दे तो नॉट फिट, जानवर हो क्या, या हम जानवर दिख रहे हैं। हल्ला करने लग गया मैं और आंखें भर गई थी फ्रस्ट्रेशन में। मुझे लगा कि मेरे लिए ये शहर नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, पता नहीं कमी है मेरे अंदर क्या। तो हल्ला सुन के कोई अंदर से बाहर आया, हाँ क्या हो गया, मैंने कहा नॉट फिट करके ऐसे ही बोल देते हैं अब हम मत दो हमें काम, हम नहीं कह रहे अभी दे दो, मेरे एक इंट्रो तो लो, कल तो आएगा कोई कैरेक्टर मिल ले, आपको याद तो रहेगा, नंबर तो रहेगा। हाँ ठीक है। तो चुप रहे वो, मैं नीचे वापस चला गया बड़बड़ाता हुआ। फिर मैंने, सुनो वापस आओ, एक इंट्रो दो अंदर। अच्छा। वो इंट्रो दिया, उसके बाद मैं वापस आया, मैंने कहा ले लिया इसने, मेरे कहने पे ले लिया, क्या हो जाएगा। बस में बैठा हुआ था, थक गया था बहुत ज़्यादा पैदल चल चल के, मैंने बस में जाता हूँ। बस में बैठा था, अभी 1-2 किलोमीटर भी नहीं चलाऊंगा, पीछे से कॉल आ गया, आप सेलेक्ट हो गए हो। अच्छा। हाँ, तो एशियन पेंट के ऐड के लिए। अच्छा। तो वहाँ सिलेक्शन हुआ, 3 दिन, 1 दिन का शूट हुआ, 2 दिन रिहर्सल हुई महबूब स्टूडियो में। पहली बार जो सुना था, मतलब कभी देखा नहीं था, वहाँ तब देखा महबूब स्टूडियो, अच्छा ये होता है स्टूडियो, इतना बड़ा स्टूडियो, इतना बड़ा सेटअप, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और कई अच्छे अच्छे एक्टर, कोई दिल्ली के, कोई कहीं के, बहुत दूर दूर के बुला रखे, उसमें से एक अहम किरदार मुझे भी मिला। तो एक हौसला बढ़ा वहाँ से, और पैसे भी अच्छे खासे मिल गए थे कि अब भैया अब तो 2-3 महीना सर्वाइव कर सकते हैं। तो वैसे ही 2-3 ऐड और किए, फिर वापस आ गया। मेरा भी बीमारी ये थी कि जब मैं एक बार वापस आता हूँ फिर जाने का मन नहीं करता था, कि वो होम सिकनेस कह सकते हैं इसको। हाँ, पहाड़ी है ना, अब हम लोगों को कंक्रीट के जंगल मुंबई में वो घुटन सी होती थी। तो आ गए तो फिर 6 महीने ये रुक गए, 7 महीने रुक गए, ऐसे ही रुक गया मैं। अब क्या है, मुंबई में क्या होता है कि आपको लगातार काम करना पड़ता है, इंडस्ट्री में अगर सर्वाइव करना है तो आपको लगातार दिखना चाहिए कि आप हो मार्केट में। 2 महीने गैप हो गया, भूल जाएंगे आपको। तो ये थोड़ी गलतियाँ हुई मुझसे। लेकिन फिर अचानक एक मेरा एक साथी है जो कभी मेरे साथ प्ले करता था, नुक्कड़ करता था मेरे डायरेक्शन में, तो वो किसी सीरियल का हेड ऑफ प्रोडक्शन था। तो उसने कहा दीपक भाई कि हाँ आप फ्री हो, मैंने हाँ, फ़ोटो भेजो जरा 4-5, ठीक है, अच्छा एक काम करो, एक लाइन भेज रहा हूँ, जरा ये बोल के दिखाओ। मैं ठीक है, घर में ही था, मैंने ऐसी बना के भेज दी। फिर अच्छा एक काम करो, मैं टिकट भेज रहा हूँ, परसों आ जाओ मुंबई। मजाक कर रहा है भी, मैंने यही मैं ही मिला मजाक करने के लिए। थोड़ी देर में देखा तो वाकई में टिकट आ गया।
अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, चलो ठीक है, कपड़े बड़े पैक किए चले गया। उसी दिन गया मुंबई, पहुंचा हुआ था, जब तीसरे दिन था, मुंबई पहुंच के सीधा ऑफिस बुला लिया, वहीं एग्रीमेंट साइन किया। मुझे ऐसा लगा ख्वाब की तरह सब कुछ हो रहा है, कोई इंची टेप लेकर वो ले रहा है कपड़ों का साइज, कोई कुछ एग्रीमेंट साइन हो रहा है। मैंने हो क्या रहा है भाई, क्या है, कितना पैसा कितना, करे पर डे मिलेगा, पर डे चिंता मत करो। मैंने कितने दिन का काम है, करे लंबा काम है, अब समझ लो लाइफ चेंज हो गई। और खैर इतना लंबा तो नहीं, 6-7 महीने वो सीरियल किया, 70-80 एपिसोड। कौन सा सीरियल था? वो था बिट्टी बिजनेस वाली, एनटीवी में आता था। तो उसमें अभिषेक बजाज हीरो थे, जो अभी बिग बॉस में भी थे पिछले उसमें सीजन में, कई फिल्मों में काम किया। उनका दोस्त एसएमएस बना था, सुंदर मोहन सिंह। अच्छा। तो वो काफ़ी अच्छा चला। इसी बीच में फिर मुझे तेनालीरामा मिला, तो तेनालीरामा की एक सीरीज़ मेरे ऊपर ही थी। कैरेक्टर था जो 6 बजे बाद अंधा हो जाता है। तो मेन हीरोइन को बेवकूफ़ बनाने के लिए, शादी करने के लिए, मतलब इस तरह से कुछ कॉमिक एपिसोड्स थे, वो किए मैंने। और फिर फिल्में कब मिली है? पंपापुर की रामलीला वगैरह? ये फिल्में तो उस दौरान जब मैं यहाँ थिएटर करता था ना, तो यहीं के कुछ आर्टिस्टों को लिया था, मैं भी उनमें से एक था। पर मुझे अच्छा, कोई ऐसा किरदार नहीं था कि, पर वो जो डायरेक्टर थे मनोज सती जी, उनको मैं इंटरेस्टिंग लगा कि एक छोटे से हाइट वाला, एक अलग सा चुलबुला सा लड़का। तो उन्होंने कहा यार तेरे लिए कोई कैरेक्टर तो नहीं है, पर मैं तू शूटिंग में आ जा, बस मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो 4 गेटअप चेंज किए गए पंपापुर के, कभी मुझे शूपनखा बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी लास्ट में राजपाल यादव जी के साथ उनके असिस्टेंट का रोल मिला मुझे, जो अच्छा खासा था उनके साथ। लेकिन वो दुर्भाग्य से वो फिल्म जो है वो 90% बनी और 10% किसी कारण से वो अधूरी रह गई। तो लेकिन दम लगा के आयशा तो आ गई थी। दम लगा के आयशा, लेकिन उसमें मेरा कोई किरदार जो था ना, लास्ट में क्लाइमेक्स में था। रेसिंग से पहले मेरे और आयुष्मान खुराना और संजय मिश्रा जी के साथ बहस है, वो सीन उड़ गया पूरा। गुड बाय में पूरा सीन उड़ गया, अमिताभ बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर करी थी मैंने। वो हाल ही में 2-3 साल पहले किए थे मैंने। तो वो इसलिए भी कर ली थी कि डायरेक्ट मुंबई से कॉल आया था और उन्हें पता था मैं इस समय देहरादून में, और कह रहे थे कर लो। मैंने किरदार तो छोटा है, कह रहे बच्चन साहब के साथ है। लालच आ गया मुझे, मैंने कहा ऐसे तो कभी देखने को नहीं मिलेंगे, इस बहाने देखने मिल जाएंगे, पैसे जाएँ ऐसी तैसी में, मुझे एक बार अमिताभ बच्चन को देखना है। तो मैं उनके साथ 4 घंटे बैठा रहा, और बिल्कुल उनके बगल में, जितने आपके मेरे में गैप है इतना ही गैप था, और मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी उनसे। और हिम्मत नहीं हो पाई एक बार कि हेलो सर बोलूँ या कुछ। बस ये है कि वो अपने आप में सदी के इतने बड़े महानायक है, उनका ऐसा हो रहा है कि आप भूल जाते हैं कि आप सामने बैठे हम भी एक कलाकार हैं। और ये हो जाता है कि हाथ जोड़ के ऐसे बैठे रहो उनके, जैसे भगवान आ गए हो सामने। पर ये कि मेरे लिए वो बहुत अच्छा अनुभव था, सीखने को। अच्छा, एक समय था जब लगातार आपने काम किया, 20 साल लगातार आपने इस इंडस्ट्री ज़्यादा ही में हो काम गया, किया? 2003 से ज़्यादा। अच्छा, 20 साल से ज़्यादा ही किया, और अभी 1-1.5 साल से आपका गैप है। जी। और अभी अचानक से आपकी पोस्ट आती है कि एक समय था जब मतलब लगातार काम था, 20 साल से ज़्यादा का अनुभव काम करना, लेकिन जो है अभी वही कि अभिमान कुछ ज़्यादा हो गया था, और भगवान भोले के कृपा से जो है शून्य हो गया। अब उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से मैं फिर से इसे शुरू करूँगा। तो ऐसा विचार कैसे आया? आपने जो पोस्ट डाली, क्या कुछ था? विचार ऐसा है कि मैं अपने आप में, मैं कई इंटरव्यूज़ बड़े बड़े एक्टर को भी देखता हूँ, तो उनसे कई चीज़ें सीखता हूँ। और अपने आप में बैठे बैठे एक दिन मैं सोच रहा था कि कलाकार को तो एक पानी की तरह होना चाहिए कि जिस बर्तन में जाए वैसे ढल जाए। बिल्कुल। मैं कुछ सालों से स्टक हूँ, एक ही आकार में बना हुआ हूँ। क्या ये अभिमान तो नहीं है मेरे अंदर? और ये अगर ऐसे ही रहा तो फिर मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, फिर मैं कहीं फिट नहीं होने का। और जिस हिसाब से कि अब जैसे फिल्में बन रही हैं, कहीं से अगर बुलावा नहीं आ रहा है तो आपको ये लगता है कि शायद आपके अंदर कोई कमी रही हो, अभिमान आ गया इसलिए सामने वाला नहीं बुला रहा है। और दूसरा कि मैंने अपने ग्रोथ होनी बंद हो गई थी मेरे अभिनय के स्तर की। अच्छा अच्छा, सोच की। जी जी जी। बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि नहीं अब तो कोई छोटा काम क्यों करूँगा, मैंने तो इतने सीरियल कर लिए, मैंने तो ये कर लिया वो कर लिया। फिर मैंने बाद में सोचा कि YouTube में छोटी छोटी सीरीज बना के, कई लोगों ने इंस्टा में वीडियो बना के वो आज इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि वो अपने बलबूते अच्छा खासा कर रहे हैं, और मैं उसी चीज़ में रह गया। नहीं, मैंने तो थिएटर किया है, मैंने तो फिल्में करी हैं, कुछ नहीं काम आता ये सब चीज़ें। मैं तो मानता हूँ कि एक फिल्म आपने कर ली, भूल जाओ तुरंत कि मैंने कुछ काम किया, दोबारा से 0 से स्टार्ट करो, शून्य बन के, तो हर बार एक फ्रेश परफॉर्मेंस बन के निकल के आएगी। तो ये थ्योरी है मेरी। और कुछ और नया कर रहे हैं फिर इस फील्ड में? कुछ है? अब अभी मैं राइटिंग ही कर रहा हूँ। अच्छा। 1-2 स्क्रिप्ट पे मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ कि कुछ लोग अगर जुड़ें साथ में, तो 1-2 सब्जेक्ट मेरे पास अच्छे हैं। अगर फाइनेंशियली कहीं से अगर लगता है कि कोई प्रोड्यूसर मेरे साथ सपोर्ट करें तो उस फिल्म को मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है यहाँ पे उस फिल्म का स्तर वो पहुँचे, कम से कम साउथ लेवल तक तो जाएं हम लोग। साउथ का तो बहुत बड़ा स्तर है, लेकिन हम कम से कहीं तो टच करें उन लोगों को। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री आज इतनी आगे बढ़ गई है, पंजाबी इंडस्ट्री इतनी आगे, वो तो बहुत पहले से ही आगे है। तो उन लोगों को क्या अलग थोड़ी ना कोई चक्की का आटा खाने को मिल रहा है। कैमरे भी वही हैं, लाइटें भी वही हैं, कलाकार भी वही हैं। फिर क्या कारण है कि स्तर
इतना फर्क है ऊपर नीचे में। क्या लगता है आपको क्या कारण हुआ है इंडस्ट्री? देखिए एक तो सबसे बड़ी है कि तकनीकी रूप से भी हम लोग कमज़ोर हैं, है ना। हमारी जो शॉट जो टेकिंग है वो अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा। दूसरा क्या है कि हम लोग अपडेट नहीं होना चाहते। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, फिल्मों का या वेब सीरीज़ का स्तर बदल रहा है, शूट करने का तरीका बदल रहा है, और पब्लिक जो है जेंजी ज़्यादा की ये सब चीज़ें देख रही हैं, उनके सोच और विचार बदल रहे हैं। तो हमें अपडेट होना पड़ेगा उस हिसाब से। हम वो 90 की दशक की सोच लेके अगर बैठे रहेंगे, कहानियाँ भी वहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कि कहानी में ज़्यादातर दुख दुख रोना रोना कर कौन पहाड़ी रो रहा है यार इतना। सबसे ज़्यादा सुकून में हम तो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। अच्छी चीज़ें दिखा दो ना पहाड़ की कुछ। पहाड़ में 4 धाम है, वहाँ की कोई कहानी, देवताओं की कोई कहानी अच्छी। माइथो में आप देखो साउथ की अभी जो फिल्म आई थी कितनी हिट हुई थी, देवताओं के ऊपर थी। और यहाँ भी कमी क्या है, एक से एक हमारे देवभूमि है, एक से एक लोक कहानियाँ हैं, पर नहीं वो एक रोना धोना नेगेटिविटी या अजीब ही, मतलब मैं खुद ही ना देखूँ सही बताऊँ तो वो फिल्म में। तो आपने जो अभी तक किरदार निभाए सबसे फेवरेट कौन सा रहा आपका जो भी काम किया? मेरा अभी तो मुझे घपरोल का बड़ा अच्छा लगा जो मैंने किया था। तो क्योंकि घपरोल में क्या किरदार था आपका? घपरोल में मेरा था जो मेन विलेन है उनका चमचा बना हुआ था मैं, साला हूँ उनका, वो प्रधान है गाँव के। उसका डायलॉग भी हो जाए फिर। नहीं घपरोल का खैर मुझे कोई डायलॉग याद नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वो लोगों के साथ है, उतना मुझे याद तो भी कोई नहीं और है, याद है क्योंकि मैं खुद एक ही बार देख पाया हूँ वो पिक्चर। कोई नहीं, बधाई हो आपको यूका अवार्ड के लिए, आप लोगों की फिल्म चुनी हाँ, हुई है ना, हाँ, ये एक धन्यवाद। अच्छी बात है। और किसी और फिल्म का कोई डायलॉग सुना दीजिए फिर। मेरा था एक गट्टू फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। मतलब हिट क्या बोले हाँ, उसे, गट्टू सीडी का हुआ था सीन बहुत। मतलब लोग मतलब मीम्स भी पसंद बनते हैं किया उस पर, था, हाँ, हैं। तो उसमें डायलॉग था ना कि अरे मैं वो बात मैं जाके अपना काम करा करा, मैं वो काम के बाद बारे में थोड़ी ना छो बोल लूँ, मैं तो अपने ब्यो के बारे में छो बोल लूँ। तो वो बड़ा फेवरेट था कि उसमें फिर थप्पड़ की वो केमिस्ट्री इतनी चीज रमेश रावत जी के साथ बन गई थी बाप बेटे की, कि हर मेरे बोलने से पहले थप्पड़ तैयार रहता था, लोगों से एंजॉय करते थे। कितने थप्पड़ खाए आपने? ओरिजिनल थप्पड़ खाए वो तो मेरे गिने तो नहीं है मेरे, लेकिन पड़े अच्छे खासे हैं। हाँ हमारे यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक ठाक जोर से, हाँ ये शोले में भी ठीक ठाक असल में कलर गिर गया था आंखों में, क्योंकि हम लोगों को कलाकारों को इतनी ट्रेनिंग होती नहीं थी कि भैया चीट करना होता है। उठा के बच्चन साहब का जो किरदार करते थे सतीश भाई, उन्होंने उठाया कलर मुंह पे फेंक दिया, पूरी आंखों में घुस गया था। अच्छा। हाँ ऐसी गट्टू में इतने थप्पड़ खाए। अब मजे की बात थी, गट्टू में थप्पड़ ज्यादा इसलिए खाए कि लड़कियों से ज्यादा थप्पड़ खा रहा हूँ उसमें। अच्छा। हाँ वो ख्वाब देखता है कि हाँ ये लड़की जो है मुझे पसंद कर रही है, और वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता है कि थप्पड़ पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी, वो जो लड़कियां जितनी भी उसमें किरदार कर रही थी, वो एक तो एज में कम थी मेरे से, सीनियर था मैं उनका, और वो भैया, कोई भैया बोल रहा है, कोई सर बोल रहा है, तो रिस्पेक्ट करती थी। अब क्या वो थप्पड़ तो मार देना, लेकिन उसके बाद जैसे अब लड़कियों को होता है एक थप्पड़ जैसे मारना था, अरे ओह सॉरी सॉरी। अब उस चक्कर में क्या है कि वो सीन खराब हो जाता था। मैंने कहा तेरे सॉरी के चक्कर में अब एक और थप्पड़ पड़ेगा मुझे, तो ऐसे 3-4 थप्पड़ एक्स्ट्रा हर सीन में पड़ जाते थे। और गाल तो ऐसा हो जाता था, मैंने कई बार तो ये होता था यार मैं पिक्चर में यहाँ पे हीरो बनना आ रखा हूँ या मार खाने आ रखा हूँ, तो बड़ा वो हो जाता अच्छा, अभी था। आपसे बात हो रही थी पहले, तो आप वो लाइन प्रोड्यूसर को लेके भी कह रहे थे कि कुछ खास तरह के लोग ही जो है गैंग बना के इसका काम कर रहे हैं, लोकल लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो है ना मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के है ही नहीं, उत्तराखंड के, जी। बाहर प्रदेश हैं, यहाँ वो मौका देख के आए। उन्होंने देखा जब ये उत्तराखंड में अभी ये पॉलिसीज बन गई हैं या यहाँ पे शूटिंग बहुत होने लगी, तो उन्होंने यहाँ डेरा जमा लिया। और वो क्या है कि वो अपनी एक जो है एक लॉबी बना के बैठे हैं, और पता नहीं किस मानसिकता के तौर पर, जो मुझे खतरा भी लगती है आने वाले टाइम में उत्तराखंड के लिए। वो इस स्तर पर अपने इनके वो रहती है, काम उन पर रहता है। वो प्रोडक्शन हाउस को अच्छे एक्टरों से कभी मिलने नहीं देते। अच्छा। कभी ऑडिशन होगा तो हवा में भारी भारी चीज़ें हो जाती हैं। कोई अगर पूछ भी ले कि भैया वो फलाना किरदार भी है एक उत्तराखंड का, उसका नंबर दे दो, अरे उनका नंबर नहीं है, अरे वो तो है ही नहीं यहाँ पे, इस तरह की चीज़ें हैं। और अपनी लॉबी में अपने ही तरह के लोगों को काम देना। असली क्रीम जो है उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, जिन्होंने अपना समय दिया, थिएटर के हैं सीनियर, इतने इनके बाल सफ़ेद हो गए काम करते करते हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ थिएटर के 10% लोग भी उत्तराखंड के सिनेमा में काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये लगा लीजिए, अब वो इतने थिएटर भी का कल्चर भी खत्म हो गया धीरे धीरे, और कलाकार भी सब अपने घर में बैठ गए, कोई अपना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अगर हम संस्कृति विभाग या सूचना विभाग की बात करें, जहाँ कलाकारों का रजिस्ट्रेशन है, मानदेय सही है क्या, या फिर काम इतना मिल पाता है क्या? कुछ नहीं मानदेय क्या है। अब उसको अगर आप बैठ के अगर कैलकुलेशन लगाओ ना, तो एक कलाकार से ज़्यादा घंटा घर में खड़ा मजदूर पैसा कमाता है।
लेबर। और मुझे समझ नहीं आता कि कौन इस पे बैठते हैं और क्या सोच के करते हैं। इसमें बहुत विचार करने वाली बात है। कलाकार कोई अवतार थोड़ी ना भगवान का, या उसके पास कोई आय का स्रोत अलग से है कि वो अपना आसानी से घर चला लेगा। अगर मैं सही बताऊं, अगर कलाकार बेचारा हाथ पैर इधर उधर और चीज़ों में ना मारे ना, वो 3 वक्त की रोटी तो कैसे खरीद ले, लेकिन वो सिलेंडर नहीं भरा सकता घर पे। अपने बीवी बच्चों को नहीं पाल कुछ नहीं, बच्चों को भी अनाथ आश्रम भेजना पड़ जाएगा। ये स्तर है कलाकार का। संस्कृति में रजिस्टर्ड है, सूचना में रजिस्टर्ड है। आप सोचो कितने दिन, 365 दिन में से काम मिल रहा है उन कलाकारों को, कितने दिन और कितना पैसा मिल जा रहा है। आप कभी सभी कलाकारों को बुलाओ, आप उनसे पूछो, वो बताएंगे। क्योंकि अब कलाकार जो होते हैं हेरा फेरी भी नहीं जानते, वो अपनी उसी कला में ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, तालियां मिल गई बहुत है, लेकिन उनके अंदर का जो दुख है, उनका भी तो भाई फैमिली है, परिवार है, उनके भी शौक हैं, उनका भी मन करता होगा कि भैया अच्छी ब्रांड के कपड़े पहने या अच्छी जगह घूमने जाएं। मन मारते हैं अपना, वो बस उनकी खुशी कला में है, बस उसी में अपनी खुशी खोजते हैं। बहुत बुरी स्तर है हमारे यहाँ पे कलाकार। मैं देखती हूँ कि कंटिन्यूअसली काम नहीं होता उनके पास, और इसीलिए कोई प्रॉपर्टी के बिजनेस में, कोई किसी बिजनेस में घुसता है। कुछ लोग तो इससे दूरी भी बना चुके हैं कि जी इससे तो ना हम आगे शादी कर पाएंगे, ना हमारा घर चल पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। घर में कलेश अलग होता है और कलेश अलग घर के होते होंगे। क्योंकि कभी माता पिता भी पूछेंगे कब तक तुम ये करते रहोगे। अगर जिसका विवाह हो गया तो उसकी पत्नी अगर उस पर जिम्मेदारी बन के आई है तो वो भी तो पूछेगी ना, भैया मैं तुम्हारे भरोसे आई हूँ, क्या चल रहा है, तुम तो अपनी खुशी तालियों में देख रहे बटोर रहे हो। हम कहाँ जाएं आगे। तो कलाकार को बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं अच्छे स्कूल में, कहाँ पढ़ाएगा वो, कहाँ से भरेगा वो फीस। बहुत चीज़ें हैं जिसमें सोचने का जो विषय है, जिसमें कोई सोचता नहीं है। और कलाकार को इतने हल्के में लिया जा रहा है ना। मैं आपको सही बताऊं, कलाकार की अपने आप में एक ताकत इतनी थी ना एक टाइम पे कि बड़ी बड़ी कुर्सियां हिला दी हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। इतिहास गवाह है इस चीज़ का। बिल्कुल सही बात है ना। और उत्तराखंड आंदोलन में कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान था। जो मशाल लेके जो चलते थे और जंगीत गाते हुए, डंडे उन्होंने भी खाए हैं, लेकिन मलाई खा रहे हैं सिर्फ वही जिनको कुर्सी मिल गई है ना। भूल गए कि ये उत्तराखंड हमें कैसे मिला था। आज कहाँ है पहाड़ी, देखा जाए तो वो तो मेहनती हैं, अपने गाँव में काम कर लेते हैं या कोई होटल में काम कर लेता है, तब जाके अपना चला रहे। वो किसी का योगदान नहीं है, या राज्य बन के किसी का कुछ बहुत बड़ा भला नहीं हुआ है। भला हुआ है बाहर के लोगों का। बड़े बड़े आप जाके देख लो, चारों धाम में जितने पड़ रहे हैं, मैक्सिमम बड़े बड़े 5 स्टार होटल या कोई भी होटल है, सब बाहर के लोगों के हैं। इसीलिए तो मांग उठ रही थी तेजी से कि भैया यहाँ पे एक ऐसा कानून लाया जाए जो यहीं के लोग जमीन खरीद सकें। अब जाके इतने सालों बाद ये चीज़ें हुई हैं। ये तो तभी हो जाना चाहिए था जिस दिन उत्तराखंड बना था। हिमाचल में भी तो वही है। यहाँ पे हिमाचल में एक ज़मीन लेके दिखाओ जरा। यहाँ पे तो हमारी ही ज़मीन खरीद के बैठकर हम पे ही आंखें दिखाते हैं। बिल्कुल। आए दिन देख रहे हो आप फेसबुक में मार पिटाई, ऋषिकेश, हरिद्वार, पहाड़ में हमारे पहाड़ी मार खा रहे। सबसे सीधे यहीं के लोग हैं, और मतलब सबको लगता है कि यहाँ जाके किसी की भी कुटाई पिटाई कर दो, कुछ नहीं होने वाला। भू अध्यादेश की मांग भी कब से हो रही थी इसीलिए ना जी। पर लगातार जो है बाहर के लोग जमीनें खरीद रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो चीज़ है वो रुकनी चाहिए। खैर हम भी ये चाहते हैं कानून बनते हैं तो कानून बनने से पहले उसके तोड़ा कैसा जाए वो उसके भी रास्ते निकल जाते हैं। जाहिर सी मैं बात। आपको सीधी सी बात बताऊं, आपको क्या लगता है ये कानून आने के बाद क्या आगे कोई जमीन नहीं खरीद पाएगा? नहीं। हाँ, तरीके बदल जाएंगे बस। वो कानूनी तौर पे सही रहेगा, लेकिन चीजें वही होनी है। काम सब हो रहे होंगे। हमको क्यों नहीं अधिकार है कि हमारा भी स्तर बढ़े, हम आर्थिक रूप से मजबूत बने, हम बिजनेसमैन बने? ये ठप्पा लगा दिया कि भाई उत्तराखंड के लोग फौज में जाते हैं या फिर होटल के लिए फेमस हैं, और काम क्यों नहीं कर सकते हम लोग? अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो देश विदेश में भी नाम कमा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, पहाड़ के लोग हैं। अच्छा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आप बता रहे दद्दू को रेडियो। दद्दू का रेडियो मेरा एक अभी रिलीज होने वाली है फिल्म। वो डायरेक्टर हैं यहीं का है, देहरादून का ही वो, लेकिन वो विस्लिंग वुड से पास आउट हुआ है, गुप्ता हैं करके। और उनकी टीम आई थी मुंबई से, तो उसमें सब कलाकार थे मुंबई के। अपना मुकेश तिवारी जी थे, और उसमें कोई एक किरदार मेरा भी था। तो मैं तो उसका बेसिकली प्रोडक्शन देख रहा था, प्रोडक्शन मैनेजर बना हुआ था, लेकिन उनको पता था कि मैं एक्टर हूँ, थिएटर को सीनियर काफ़ी काम किया है। तो बोलने लगा भाई आप कर लो इसमें। मैंने कहा यार क्या इतने सालों बाद क्या करवा रहा है? फिर नहीं नोटिसेबल होगा, लंबे टाइम के। हाँ उनका नोटिसेबल होगा। तो वहीं से ये अपने अंदर का वो अहंकार हटाने लगा था। मैंने कहा छोटा किरदार, मैं ये भी तो सोच कि बड़ी एक फिल्म अगर ये बाई चांस हिट हो जाए और ये किरदार लोगों को क्लिक हो जाए तो यहीं से क्या पता गाड़ी चल पड़े। मैंने कहा ओके मैं करता हूँ। मैं
पहनाओ क्या पहनाते हो ड्रेस, तो उन्होंने ड्रेस वगैरह बहुत अच्छी पहनाई, बहुत अच्छा गेटअप भी दिया। और सबसे बड़ी बात थी उसने मुझे फ्री छोड़ दिया कि भाई आप इसमें जो कर सकते हो वो करो, अपने तरफ से इनपुट दो। तो मुझे खुल के काम करने का मौका मिला, तो मैं डर डर के एक सहमा एक्टर बन के काम नहीं किया। अपने स्तर पे मैंने 100% दिया लोगों। और जब वो खुद ही यूनिटी के लोग हंस रहे थे पेट पकड़ के, मुझे बिना एक्ट करे ही देख के हंस रहे थे जब मैं चल रहा था। मैंने कहा ये जब यहाँ के लोग देख के हंस रहे हैं तो मैंने कहा पब्लिक देखेगी तो मजा आएगा, मैंने कर दिया उसे। और वो अभी मेरी हाल ही में बात हुई, तो अभी स्क्रीनिंग वगैरह चल रही है उस जगह पे। ऊपर वाले ने चाहा तो कोई अच्छे स्टूडियो से अगर उनकी बातचीत बने तो अच्छे स्तर पे रिलीज होगी। तो जैसा उन्होंने खुद ही मान लिया, अभिमान आ गया था, अभिमान को हटा के अब जब फिर से वापसी हो रही है 1-1.5 साल बाद, और इसके लिए आपको शुभकामनाएं। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए हैं, तो हमारी उत्तराखंड की नौनी बेटी बुआरियों के लिए भी कोई संदेश दे दीजिए प्लीज़। अब बेटी बुआरी को तो नारी शक्ति तो भैया साक्षात अपने आप में भगवती का ही रूप होती है। और उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी से कम नहीं है, बाहर निकलो, शिक्षा ग्रहण करो, और जिस भी विषय में आपका इंटरेस्ट है खुल के काम करो, चाहे वो अभिनय हो, सिंगिंग हो, या आप कोई भी फील्ड देखो, आर्मी में जाना चाहो, एयरफोर्स में जाना चाहो, पुलिस में जाना चाहो, खुल के काम करो। और आप जो हो, आप ही वही शक्ति हो जिन्होंने उत्तराखंड को राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आपको अपने वो अब वो नहीं एक अबला नारी बन के नहीं रहना, अब आपको भी आवाज़ उठानी है। और सही बताऊं, अगर यहाँ पे बदलाव लाना है तो नारी शक्ति को ही आगे आना पड़ेगा दोबारा से, बिल्कुल सही बात है। फिर से मतलब किसी भी यहाँ उत्तराखंड का तो खैर इतिहास गवाह है कि नारियों ने ही जो है वो राज्य गठन करवाया, नारियों ने यहाँ पे टिंचरी शराब की जो है दुकानें, उस पर गौरा देवी, आप जिसकी भी बात कर लो, पेड़ों का आंदोलन है, कुछ सब कुछ जो है नारियों ने ही किया है। तो आगे भी कोई बदलाव चाहिए तो आपने बहुत सही और बड़ी बात बोली कि नारी ही आगे आएंगी तो ही हमारा राज्य और सशक्त होगा और आगे बढ़ेगा प्रगति की ओर। तो उत्तराखंड और बाकी आप आएँ फिर से, आपको जल्दी देखें स्क्रीन पे दर्शक, है ना, एक नई सोच के साथ। सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी बात मानना और फिर उसको पोस्ट करना फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और फिर एक नई शुरुआत करना भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जो है फिर से अपनी नई शुरुआत करें और आएँ और दर्शक आपको देखें। और उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए, भेंट वार्ता सीरीज में इतनी सुंदर और खुलकर बातचीत करने के लिए दीपक बोंगवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 दीदी भूली भैजी सुना।